हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ दी ताज स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ, फिटनेस और माइंडसेट पे। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट बैठे हैं जिन्होंने 8 साल से भी ज्यादा फिटनेस इंडस्ट्री को दिए हैं। ही इज अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर एंड एन फैंटास्टिक एथलीट। प्लीज वेलकम मिस्टर अफाज शेख। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर ग्लैड कि आप आए। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। फिटनेस जर्नी की बात करें तो मेरा स्टार्टिंग डे घर पे से रहा। घर पे से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। एक्सरसाइज में सिर्फ डेली के 100 पुशअप्स होते थे। 100 पुशअप्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा नंबर था। 100 पुशअप्स करने में मुझे 4 घंटे लग जाते थे लिटरली। आप यकीन नहीं करोगे, 4 घंटे लग जाते थे क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी मेरे। काफी ज्यादा स्किनी रहा हूं मैं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करता था। कितना भी टाइम लगे मैं 100 पुशअप्स कंप्लीट करता था। बहुत बढ़िया। तो सर आपने जैसे कहा कि आप घर से स्टार्ट किया, तो आप जिम में कब आए। जिम में मैं एंटर हुआ ठीक 1 मंथ के बाद। मेरी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो चुकी थी। जो मुझे 100 पुशअप्स करने में 4 घंटे लगते थे, वो मैं 1 घंटे में पूरे करने लगा था। तो मेरी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ चुका था। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो आपने जब जिम ज्वाइन किया था तो आपका फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। फर्स्ट डे फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहा। पीक ऑफ एक्साइटमेंट मेरी बहुत हाई थी। तो जिम में मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता था। 5 बजे चले जाता था सुबह और 9 बजे निकलता था। तो सबके सबके अंदर एक मेंटली थॉट रहता है ना कि जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे उतना ज्यादा फिजिक अचीव होगी या बॉडी बनेगी। तो सेम मेरे अंदर भी वही था। तो मैं वर्कआउट बहुत ज्यादा करता था। मतलब 5 बजे यानी जिम आप ही खोलते थे। यस। हाँ, मैं ही जिम सुबह खोलता था और बंद भी मैं ही करता था। सुबह के टाइम पे। यस। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने जब जिम में फर्स्ट एंटर किया था तो आपके साथ कोई था, यानी आप पार्टनर में ट्रेन कर रहे थे या फिर आप अलोन थे। हाँ, कुछ टाइम के लिए, 3 महीने के लिए मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे। उनके साथ में वर्कआउट करता था सीखने के लिए, एक्सरसाइज में फॉर्म करेक्शन करने के लिए। उसके बाद मैं फिर खुद ही अकेले ट्रेन करते रहा। तब से लेके आज तक 8 साल तक अलोन ट्रेनिंग ही रही मेरी। तो आपने जब आपका जो शुरू का फेज था, जब आपने बोला कि आप भाई के साथ 3 महीने आपने किया, फिर आप अकेले कर रहे थे, तो फिर रिजल्ट्स दिख रहा था आपको 6-8 महीने बाद की। ऑब्वियसली इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ईटिंग पैटर्न मेरा सही था। जो आज की जनरेशन में होता है ना कि कुछ भी खा लिया, जंक फूड हो गया, शुगर फूड हो गया, वैसा नहीं था। उस टाइम इतना फूड आइटम भी नहीं थी। तो टोटली ईटिंग हेल्दी था। तो रिजल्ट्स मेरे उस वजह से फास्ट मिल रहे थे। मुझे मसल गेनिंग में बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिले थे। तो आपने जब ये सब शुरू किया, यानी आपका इंटेंट क्या था, या मतलब आपने आपको पहले से कुछ ऐसा था कि मेरे को बॉडी बनानी है, या फिर क्या था आपका वो रीजन क्या था। मेरा ऐसा कोई टारगेट या गोल नहीं रहा है, लेकिन हाँ, माइंड सेट था कि एक्सरसाइज करना। ये नहीं कि किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख लिया या किसी क्रिएटर को देख लिया कि इसके जैसी बॉडी बनाना, वैसा कुछ नहीं रहा। माइंड सेट था कि एक्सरसाइज करना है मुझे। हाँ, तो अल्फाज भाई, जब आपने ये आपका शुरुआत हो गया, फिर आपने थोड़े बहुत साल किया, फिर बीच में मैंने देखा कि आप पावर लिफ्टिंग कर रहे थे, तो वो फेज कैसे स्टार्ट हुआ यानी। मुझे नॉर्मल फिटनेस करते हुए ही 3 से 4 साल हो चुके थे। मेरा मसल मास काफी ज्यादा गेन हो चुका था। तो स्ट्रेंथ लेवल, ऑब्वियसली मेरा इतना मसल मास गेन हो रहा था तो स्ट्रेंथ लेवल भी बढ़ेगा मेरा। तो डेडलिफ्ट एक एक्सरसाइज थी जो तब से लेके आज तक मेरी बहुत फेवरेट रही है। तो एक कंपटीशन आया था पावर लिफ्टिंग का, तो मैंने वहां पे compete किया। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मेरी एज कैटेगरी थी, 17 साल, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स में जो लेवल था डेडलिफ्ट का, उन लोग का 140 150 था और मेरा 200 तक पहुंच चुका था उस टाइम। तो मुझे जानने को भी मिला था कि मैं इसमें और ज्यादा आगे कर सकता हूँ और आगे अपने आप को पुश कर सकता हूँ। तो वैसे ही मेरा पावर लिफ्टिंग में क्रेज बहुत हाई हो गया। अच्छा, ऐसा है। तो ये मैं ये समझ सकता हूँ कि ये आपका एक टर्न था कि आप एक फिटनेस कोच बन गए,
ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन? नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये लाइफ का एथलीट टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, वहां से ओके। मैं एथलीट पहले बना। तो अल्फाज भाई, ये जो आपका जर्नी है कोच बनने का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? आप ट्रेनिंग देना कब से शुरू किया आपने? ट्रेनिंग देना एज अ फिटनेस ट्रेनर मैंने 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद किया, बिकॉज मुझे फिटनेस के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं आता था। मैं पूरा दिन फ्री रहता था, और 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, इंटरेस्ट था ही नहीं आगे। तो मैंने सोचा कि कॉलेज ना ही करूँ तो बेटर रहेगा, फालतू में होगा क्या, टाइम वेस्ट ही होगा। तो मैंने जिम में एज अ पर्सनल ट्रेनर बना 12th क्लास के बाद। वहां से मेरी फिटनेस में जर्नी स्टार्ट होती है। तो अल्फाज भाई, आपका ये जो 8-9 साल का करियर रहा, तो उसमें सबसे टफ फेस कौन सा रहा? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतने सालों में कोई ऐसा मेरे लिए फिटनेस में कोई टफ फेस नहीं रहा। और आपका जो अपन कहते हैं कि फैमिली से सपोर्ट, वो कैसा रहा कि आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? आपका जो पैशन था, उसको लेके आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? डेफिनेटली स्टार्टिंग में फैमिली इश्यूज हर किसी को होते हैं, बट मेरे स्टार्टिंग में रहे। बाकी फैमिली सपोर्टिव बहुत हाई रहा है मेरा। तो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैं हर चीज डाइट 100% करता था, एक्सरसाइज इतने इतने घंटे वर्कआउट करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो चलो, ये तो ठीक हुआ। अभी अपन उस फेज की बात करें कि कहीं पे आपको कोई माइनर या मेजर इंजरी कुछ हुई हो, तो वो फेज आपका कैसा रहा? एक डेडलिफ्ट के रिगार्डिंग इंजरी हुई थी हैमस्ट्रिंग में, जिसे स्काइटिका बोलते हैं। उसको हीलिंग करने में मुझे 1 साल हो गया। 1 साल तक 1 साल तक लेग वर्कआउट तक, लोअर बॉडी तक वर्कआउट मेरा बंद था 1 साल तक। तो उसमें मेरे स्ट्रेंथ लेवल भी काफी डिक्रीज हुए। सुशांत भाई, आज बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग के बीच। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं तो मैं पहले बॉडी बिल्डिंग के पीछे थोड़ा पागल था। फिर मैंने देखा यार, बॉडी तो बन नहीं रही है, इससे अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लूं। तो फिर मैं भी थोड़ा पावर लिफ्टिंग में शिफ्ट हुआ था। तो उसका रियल डिफरेंस क्या है? आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएंगे? ओके, देखो, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट एक पेंट को पेंट करता है, वो हर चीज कंप्लीटली डिजाइन करता है कि ये ऐसे होना चाहिए, उसमें ऐसे कलर होना चाहिए, उसको कितना पीक ऑफ ब्यूटीफुल बनाता है। बॉडी बिल्डिंग में वही है कि कितने अच्छे आपके मसल्स में ब्यूटी दिखती है, आपके बाइसेप्स में पीक कितना है, आपके शोल्डर में राउंड कितना है, ये बॉडी बिल्डिंग में देखा जाता है। लेकिन दूसरी साइड में पावर लिफ्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं दोनों साथ में, लेकिन पावर लिफ्टिंग में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एसबीडी में, एसबीडी मतलब स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में, इसमें आप कितने ज्यादा नंबर्स बढ़ा सकते हो। तो उसमें आपका बॉडी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कि बॉडी में कितना मसल मास है, कितना फैट है। उसमें टेक्निक्स चाहिए होती है, आप कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो। और वही चीज बॉडी बिल्डिंग में आपको नहीं मिलनी है। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ मसल मास गेन करते और बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी दिखाने की कोशिश करते। ओके, एक और सवाल है मेरा इसके रिगार्डिंग। जो आजकल के बच्चे हैं, जो न्यू बिगनर्स है, वो इंस्टाग्राम पे रील देख के हैवी लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर, वो क्या गलती कर बैठते हैं उसमें? अभी तो यही चल रहा है, आज की जनरेशन में यही देखने को मिला है कि हर कोई मतलब फिटनेस कंटेंट तो बना रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि इससे मेरी ऑडियंस देख रही है तो उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। अभी किसी का फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर उठा के देख लो, अगर वो हैवी लिफ्ट कर रहा है, अब जो ऑडियंस है उनको तो पता नहीं है ना कि वो कैसे लिफ्ट कर रहा है, उसका फॉर्म करेक्शन है कि नहीं, उसका रेंज ऑफ मोशन क्या है। तो वही सेम इम्पेक्ट ऑडियंस पे पड़ता है, और ऑडियंस भी वही उसकी तरह ईगो लिफ्ट करने जाती है। तो आसान भाषा में उससे यही बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो ईगो लिफ्ट करता है, और ईगो लिफ्ट हो भी जाता है तो लैक ऑफ रेंज ऑफ मोशन रहेगा, और फिर एट द एंड इंजरी होती है।
सर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कोई एक्सरसाइज है? बारबेल स्क्वाट बेस्ट, बारबेल स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट। बारबल स्क्वाट तो लोअर बॉडी एक्सरसाइज है यस कि? और हाँ, ऐसा हमको लगता है कि लोअर बॉडी एक्सरसाइज है। हाँ। हाँ, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ डेडलिफ्ट भी है, जिसमें पूरी बॉडी की पोस्टीरियर चेन काम करती है, उसमें हर एक मसल यूज होता है। यानी वो सिर्फ लोअर बैक की एक्सरसाइज नहीं है डेडलिफ्ट? नहीं नहीं, लोअर बैक की नहीं, उसमें क्वाड्स इंगेज हो रहे हैं। क्वाड्स मतलब लोअर बॉडी भी यूज हो रही है, अपर बॉडी भी यूज हो रही है। कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे लेकिन आइसोमेट्रिकली मसल, आइसोमेट्रिकली मतलब कि बिना मूवमेंट कराने वाले जो मसल्स है वैसे ही वो स्ट्रेंथिंग होते हैं। तो डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट टॉप पे रहेगा मेरे। हाँ, यानी जो थाइज है, लेग्स है, बैक है, आर्म्स है, ट्रैप्स यस, है, वो सब पूरा बॉडी एक यूनिट बन के काम करती है काम उसमें। करती है, यस। ओके ओके, अल्फाज भाई, डाइट का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इंडियन डाइट के साथ जो प्रॉपर फिजिक है वो बनाना पॉसिबल है क्या? और मैं जानना चाहूंगा कि पर्सनली आप क्या फॉलो करते हो? ओके, अरे डेफिनेटली, जो हम फिजिक देखते हैं, जो इमेजिन करते हैं, जो सोशल मीडिया पे एकदम सिक्स पैक एब्स रिप्ड फिजिक देखते हैं, वो अपने घर के खाने के साथ भी पॉसिबल है। उसके लिए कुछ अलग खाने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि आपको फेट लॉस करना है, सिक्स पैक एब्स बनाना है तो बॉइल खाना होगा, सलाद खाना खाना होगा, टेस्टलेस खाना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आप रोटी भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो, घर का जो भी घर में फूड बन रहा है वो अपने उससे अपना प्रोटीन टेक भी पूरा कर सकते हैं, और जो भी फिजिक देखते हो घर के खाने के साथ भी पूरा हो सकता है। अभी सप्लीमेंट्स का जो है, सप्लीमेंट्स को लेके बहुत वो है, या क्या कहते हैं अपन, हाइप है। तो वो क्या नेसेसरी है सप्लीमेंट्स लेना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाइप सिर्फ एक ही सप्लीमेंट को लेके, और वो है क्रेटिन। क्रेटिन लोगे तो ऐसा होगा, क्रेटिन लोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप 20 केजी का डंबल कर्ल करते हो तो 30 केजी का डंबल कर्ल करोगे क्रेटिन लेने से, जबकि ऐसा नहीं है। बिगिनर्स के लिए क्रेटिन अच्छा है, वो भी शुरुआत के 3 से 4 मंथ, होता कुछ नहीं, इतना इतना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है क्रेटिन लेना। सिर्फ वाटर रिटेंशन होती है मसल में, और स्ट्रेंथ पे इम्पेक्ट करता है। ना। और क्रेटिन लेना चाहिए तो पर्पज, मेन पर्पज ये होना चाहिए कि उनकी कॉग्निटिव टास्क इंप्रूवमेंट हो। जो स्टडी कर रहे हैं, जिनका पूरा दिन कैलकुलेशन वाला काम है, उनको क्रेडिट लेना चाहिए। अच्छा ऐसा है। मैं हम्म। पर्सनली मेरी बात करूँ सर, तो मैं भी बहुत टाइम से क्रेटिन ले रहा हूँ और कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा मेरे स्ट्रेंथ में थोड़ा क्रेटिन लेने के बाद वो हुआ। हम्म। इसके लिए मैं क्रेटिन लेता हूँ सर। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के कुछ 2 से 3 मंथ में काम करता है, बहुत अच्छी करता है, लेकिन ये जो हाइप क्रिएट करके रखी है आजकल सोशल मीडिया पे क्रिएटिन लेने से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फाज भाई, नेचुरल फिटनेस या शॉर्टकट्स, आज के हिसाब से आप यूथ को क्या सच बताना चाहोगे इसके बारे में? देखो, पहले ये समझना जरूरी है कि नेचुरल क्या होता है और शॉर्टकट्स क्या होता है। नेचुरल में आपका होम फूड आ गया, एक्सरसाइज हो गया, और लाइफस्टाइल हो गया। और जहाँ शॉर्टकट्स की बात आती है तो वो बात आती है स्टेरॉइड्स पे, एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स, पेप्टाइड्स, ये सब होता है। लेकिन स्टेरॉइड्स को लेके एक ये बात भी है कि जिनको ये भी लगता है कि स्टेरॉइड ले लेंगे हम तो तुरंत बॉडी बन जाएगी, या आपका डेडलिफ्ट का पीआर निकल जाएगा, 200 से 400 केजी डेडलिफ्ट पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता है। स्टेरॉइड लेने के बाद भी मेहनत तो उतनी ही करनी होती है। लेकिन मैं पॉइंट तो यही रखना चाहूंगा कि जितना आपको हो सके उतना नेचुरली करो। स्टेरॉइड सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कंपटीशन compete करते हैं, और बाकी कोई रीजन नहीं होता है स्टेरॉइड लेना। तो अल्फाज भाई, आपकी एक्सपीरियंस से बताओ मुझे कि मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन? अगर बात मोटिवेशन की करें तो मोटिवेशन अप्स एंड डाउन है। आपको मोटिवेशन तब तक हाई रहेगा तब तक आप वर्कआउट करोगे, सही से डाइट करोगे, आप अपना काम करोगे। लेकिन जैसे ही मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ तो वहां पे आप वर्कआउट भी स्किप करोगे, डाइट में कुछ भी खाओगे, और आपका लाइफस्टाइल भी सही नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना आप हर चीज में, सिर्फ फिटनेस के ऊपर नहीं है ये टॉपिक, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर चीज में अपना डिसिप्लिन बिल्डअप करो। मोटिवेशन को रहने दो,
मोटिवेशन को मैं इतनी ज्यादा हाइप, इतना प्रायोरिटीज नहीं दूंगा। जितना हो सके आप डिसिप्लिन रहो, डेडिकेटली काम करो। आप यानी आपके हिसाब से ये बराबर कि भाई मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए बेटर है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो हाँ डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। हाँ, मोटिवेशन को इतना पीक ऑफ मत ले जाओ कि चलो आज मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं इसको करूंगा। अगर मोटिवेशन नहीं मिला तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो जॉब, बिजनेस, ये सब जो अपन करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके साथ साथ फिटनेस को मैनेज करना इजी रहता है या नहीं? इजी पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। लोगों को लगता है कि हमको वर्कआउट में 1-2 घंटे चाहिए ही चाहिए। अगर आप दिन का 20 मिनट भी दे दे रहे हो तो भी इनफ है वो। तो यानी बिजी बिजी लोगों के लिए दिन का 20 मिनट्स इनफ है आपके हिसाब से? डेफिनेटली, और बहुत अच्छे से वो फिजिक भी अचीव कर सकते हैं। चलो अल्फाज भाई, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। डन डन। फेवरेट लिफ्ट? स्क्वाट। स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग? मॉर्निंग। फेवरेट चीट मील? मम्मी के हाथ के दाल चावल। कार्डियो फ्रेंड या एनिमी? मेरे लिए तो एनीमी है, बट वो हार्ट हेल्थ के हार्ट हेल्थ के लिए काम करता है। ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट हेल्थ फॉर मेडिसिन, कार्डियो। एक फिटनेस रूल जो कभी ब्रेक नहीं करता है? एक्सरसाइज। हाँ, ये बेटर है। तो अल्फाज भाई, मेरा आखिरी सवाल, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते हो तो वो क्या होगी? डेडिकेशन। अपने आप में डेडिकेशन, डेडिकेशन को इतना ज्यादा मास्टर बना लो कि आप कहीं भी जाओ, जो भी चीज कर रहे हो, सिर्फ फिटनेस के ऊपर बात नहीं हो रही, लाइफस्टाइल में कोई भी चीज में जिसमें आपका पैशन है, तो कहीं भी जा रहे हो तो उसे एक्सक्यूजेस करके छोड़ो मत। नहीं करना है, मेरे मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी डाइट स्किप हो रही है, नहीं। डेडिकेशन इतना ज्यादा हाई कर लो कि वो आप कहीं भी जाके अपना डेडिकेशन के साथ वो काम को पूरा करो। फिर वो एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग काम हो गया कुछ, तो मैं यही कहना चाहूंगा, डेडिकेशन। अल्फाज भाई, थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड सिर्फ फिटनेस का नहीं था, ये था डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट का लेसन था। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को अल्फाज भाई का काम देखना हो या फिटनेस जर्नी देखनी हो तो उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अल्फाज शेख फिटनेस। टिल देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।